नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा है 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच में संपन्न होने वाली है। अचानक से तिथि जारी होने के कारण बच्चों को बहुत कम समय मिला है तैयारी करने के लिए। तो बच्चों में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है कि इतने कम समय में सारी चीज़ों को कैसे तैयार किया जाए। तो मेरी सलाह ये है कि जीके जीएस और साइंस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, उनके एक्सप्लेनेशन को बार बार जो है याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से 85 से 90% सवाल जो हैं वो रिपीट होते हैं या फिर उनके मॉडिफाइड वर्जन से सवाल बना दिए जाते हैं। तो इसी रिवीजन की श्रृंखला में आज हम यूथ पब्लिकेशन का जो है सॉल्व पेपर है, उसमें आधुनिक भारत के इतिहास, अभी तक आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको एक सब्जेक्ट के रूप में एक तरफ से सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को और पर्यावरण के विषय के जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उनको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। आज आधुनिक भारत को हम कवर करने वाले हैं। एक बार जो है आप कंफर्म कर लीजिए कि अच्छे से सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, फिर क्लास की शुरुआत किया जाए। बताइए दोस्तों, अगर आपसे हो सके तो आप अपने किसी मित्र, अपनी छोटी बहन या अपने किसी ग्रुप में अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रयास आप सभी लोगों तक पहुंच सके जो अभी इस चीज़ों से जो है अछूते रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने एग्ज़ाम में जो है सफलता हासिल करें और आपको भी सफलता मिले तो ये और भी ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी, है ना। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास की आज हम शुरू करते हैं क्लास। चलिए ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं और आवाज़ भी आ रही है। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की हमारा क्लास का जो है पहला सवाल जो है ये दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज हम सारे एमसीक्यू को करेंगे, अभी तक जितने एमसीक्यू आए हैं। तो ठीक है, आपको किसी प्रकार का जो है चिंता नहीं करनी कि इधर से उधर से करवाया गया है। हमारा पहला सवाल ये है कि किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था? सुएज नहर को खोल दिया जाना, भारतीय धन की निकासी, रेल पटरियों का निर्माण, विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार। पहले लुक में आप देखें तो ये तो आपको जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो सारे सही नजर आएंगे, लेकिन वास्तविक उत्तर क्या हो जाएगा? वो सुएज नहर का खोल दिया जाना जो है, इसने भारत का जो विदेशी व्यापार था इसमें ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक अफ्रीका महाद्वीप हुआ करता था ऐसे, और यहाँ पर इधर ये भारत हुआ करता था, और यूरोप यहाँ से मतलब व्यापार करता था, इधर एशिया महाद्वीप होता था। शुरू में यहाँ पर यूरोप को व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता था, और उसके बाद ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो व्यापार उतना संभव हो नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर एक लाल सागर है और यहाँ पर भूमध्य सागर है, इसके बीच जो है यहाँ पर क्या है, एक है सुएज नहर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुएज नहर है। जैसे ही इसको खोल दिया गया तो ये अब यहाँ से डायरेक्ट व्यापार होने लगा है। अब ये दूरी जो है बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन का जो व्यापार है भारत से बहुत तेज गति से होने लगा था। इसके बारे में देख लेते हैं। 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर के खोले जाने से भारत के ब्रिटिश व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक जो है मजबूती प्रदान हुई है, क्योंकि इस नहर के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। देखिए, ये 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो अतिरिक्त तय करनी पड़ती थी, वो कम हो गई है, और व्यापारिक रास्ता जो है सरल और सुगम हो गया है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है समुद्री रास्ते से व्यापार करना थोड़ा सा सहज होता है, सरल होता है, और उसकी कॉस्ट भी थोड़ा कम आती है, और व्यापारियों को जो है लाभ ज़्यादा मिलने लगा इससे। चलिए, हमारा अगला सवाल, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया है? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया है? तो 1510 ईस्वी में। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया है। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा तेज गति से चलेंगी, क्योंकि आपके पास समय जो है कम है और चीज़ें रिवाइज ज़्यादा करना है। तो अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप चीज़ें थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगी कि रिपीट करके सारी चीज़ों को इस तरीके से बोला जाए अलग अलग एंगल से कि आपको यहीं पर सारी चीज़ें याद हो जाए, अलग से आपको जो है समय ना देना पड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? तो ये 1510 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये एक पुर्तगाली वायसराय था, और इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह को जो है हराकर गोवा पर कब्जा कर दिया था। चलिए, किस तिथि को इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया है? बताइए, किस तिथि ने, किस सन में? बताइए, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया है? तो 1877 ईस्वी में घोषित किया गया है। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का जो है निर्माण करवाया गया था।
किस कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ जो है व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? कौन सी कंपनी थी वह? तो दोस्तों वो कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया इंडीज़ के साथ जो है व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार जो है इसका सीमित हो गया था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था और और प्रबंधन के लिए इस समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो है निदेशक, उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार जो होता था ये 1813 के अधिनियम के तहत यहाँ तक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही 1833 का अधिनियम आया, 1833 का, तो उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें रिवाइज बहुत करना है और सारी चीज़ें करने लगेंगे तो वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आपको उतना ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अनवांटेड फैक्ट्स, है ना। तो जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ? बताइए, फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब जो है पहला कर्नाटक युद्ध हुआ? तो किस पर? मद्रास पर। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 1746 से 48 के बीच में हुआ था, यह ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये, ठीक है, इसका विस्तार था। और कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जो युद्ध का तात्कालिक कारण थे। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना और महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर जो है पराजित कर दिया और युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि के साथ हुआ। आपको ध्यान रखना है कि एक्स ला सापेल की जो संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल कई बार बने हैं। और इसके साथ हुई थी क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वह भी समाप्त हो गया। इस संधि के साथ अंग्रेजों को मद्रास जो है पुनः वापस मिल गया था। ठीक है, चलिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला तो जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास चेन्नई में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? मद्रास चेन्नई में करवाया था और फ्रांसिस डे ने करवाया था। इस किले को दोस्तों व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप जो है कहाँ पर अवस्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका के, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप आपको देखने को जो मिलेगा ऐसे, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? तो यहाँ पर। ठीक है, इसी को जो कहा जाता है उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप को जो है उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने उत्तमाशा अंतरीप से होकर के भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। भारत की खोज जो है किसने करी थी? तो वास्को डिगामा ने करी थी। उत्तमाशा अंतरीप से होकर के आया था वो, और 1498 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर किस सन को जो है एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस सन में, किस तिथि को जो है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेजों के जो व्यापारी थे उनको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र जारी किया था। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। कंपनी जो है शुरुआत में किसका व्यापार करती थी? मसालों का व्यापार करती थी। और शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ ने जो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र जारी किया था, ये भी ध्यान रखना है, 15 वर्षों के लिए। चलिए, हमारा अगला सवाल, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? अभी आपने देखा था 31 दिसंबर 1600 को जो है चार्टर जारी किया गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा।
अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? बताइए। अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया था, जैसे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वर्तमान भारत के वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्वकालीन ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जो है जाना जाता था, और ये जो ब्रिटिश सेना होती थी उनके जो है प्रशासनिक विभाग होते थे। ठीक है, इसका अस्तित्व जो है 1612 से 1647 के मध्य रहा। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य से भारतीय वस्तुओं को जो है कहाँ पर भेजा था, किन देशों में भेजा था? बताइए। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के जो बंदरगाह थे उनके माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ पर भेजा गया था? तो यूरोप में भेजा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें आगे पढ़ ही लिया था अभी। मराठों का उदय और विकास, अब यहाँ से सवाल मराठों से संबंधित है। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए कौन सी रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? बताइए। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस जो है तकनीक का, यानी कि रणनीति का और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया है? दोस्तों भाषा शैली थोड़ा सा इधर उधर करके इनने बनाया है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। शिवाजी ने 1660 ईस्वी में जो हमले किए, जो युद्ध लड़ा, अपनी युद्ध की श्रृंखला जारी रखी, उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया? तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का। ठीक है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पुणे के निकट शिवनेरी के एक दुर्ग में हुआ था। और शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी कौन थी? तो ये जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं, इतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी जो माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया, जिसे गुरिल्ला रणनीति या छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। बस आपके लिए ये ध्यान रखना है कि शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली को अपने युद्धों में शामिल किया था? तो गुरिल्ला जो है रणनीति को। बस बहुत ज़्यादा अनवांटेड फैक्ट डाल देते हैं। चलिए, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? बताइए। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो ये शिवनेरी के किले में हुआ था, अभी आपने देखा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और यह युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध जो है लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव राव भाऊ, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशी राज पंडित ने कहा, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। किसने कहा था? तो काशीराज पंडित ने कहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है मराठों के लिए एक प्रलयकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है मराठों की सेना बुरी तरीके से हारी थी। चलिए, सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया? पहले एंग्लो मराठा युद्ध की जो समाप्ति है उस पर जो है सालबाई की संधि है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन सालबाई की संधि हुई कब थी? तो ये हुई थी मई 1782 में। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी। इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो समाप्त हो गया। आपको यह ध्यान रखना है, सालबाई की संधि जो है कब हुई थी? तो 17 मई 1782 को हुई थी। और इसका परिणाम क्या था? तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो है समाप्त हो गया था। बस इतना ध्यान रखना है। मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी? बताइए। अभी आपने तुरंत पढ़ा इसको।
तो कब, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की सेना जो है बुरी तरीके से हारी थी। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का जो जिसमें प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये तीनों युद्ध आपको ऐसे समझना है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की जो है बुरी तरीके से हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। बस इतना। हमारा अगला सवाल, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? बसीन की संधि जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 ईस्वी में जो है हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, किनके मध्य ये हुए थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। इतना ध्यान रखना है, पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य जो है बसीन की संधि हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। बस इसको ध्यान रखना है और ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है आपको। चलिए, स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में सन 1756 ईस्वी की जो घटना घटित हुई, काल कोठरी की घटना, कहाँ पर हुई थी? बताइए। काल कोठरी के ब्लैक होल इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर पढ़ा होगा तो कहाँ पर घटित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, वो घटित हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में। उस समय का कलकत्ता था, वर्तमान का कोलकाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना बंगाल यानी कि कलकत्ता में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को जो है बंदी बना लिया था, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, और एक 18 फुट लंबे 14 फुट चौड़े और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में जो है बंद कर दिया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा रह पाए थे। जीवित रहने वालों में हॉरवेल थे, ठीक है, जिन्होंने इस घटना की जो है रचयिता माना जाता है। यानी ये जो पूरी कहानी बनाई है, किसने बनाई है? तो हॉरवेल ने बनाई है। उन्होंने ऐसा कहा था कि बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसने 146 अंग्रेजों को जो है बंदी बना लिया था, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, और एक 18 बाई 14 का जो एक कमरा था फुट का, उसमें जो है सबको बंद कर दिया था। और जब अगले दिन जो है दरवाज़ा खोला गया तो 23 जून को, तो 23 लोग ही जिंदा थे, बाकी सब जो है उसमें मर गए थे। तो इसको जो है क्या, कौन सी घटना कहा जाता है? काल कोठरी की घटना कहा जाता है, ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। ये कब हुआ था? 20 जून 1756 को। ये डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, एक ही चीज़ को मैं कई बार रिपीट करके अलग अलग एंगल से पढ़ने का इसलिए प्रयास करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं, अलग से आपको समय देना ना पड़े, है ना। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो कब कर लिया था? तो यह कर लिया था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का जो युद्ध था 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। ये उतना नहीं जरूरी है, आपको यही ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है कब से कब तक चला था? तो 1848 से 49 के बीच चला था, और 1849 में ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? इस पर पंजाब पर कब्जा कर लिया था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने जो है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन की स्थापना करी? बताइए। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन की स्थापना करी है? तो कहाँ पर की है? तो बंगाल में, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध कब हुआ था ये ध्यान रखना है आपको, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, बंगाल के नादिया जिले की भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध में जो प्लासी नामक स्थान था वो किस नदी के तट पर था? तो भागीरथी नदी के, अपना ये गंगा नदी जो है इसी को भागीरथी नदी भी वो कहा जाता है एक, तो उस नदी के तट पर था प्लासी नामक स्थान पर। यहाँ पर पलास नाम का एक जो है वृक्ष फूल था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उगता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है पलासी पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था,
जिसमें अंग्रेजी सेना जो है विजयी रही और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की जो है नींव पड़ी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर ये कहाँ पर है? बिहार में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, यानी कि एक तरफ जो थे अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और दूसरी तरफ से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो ये तीनों जो है एक तरफ से लड़ रहे थे। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस प्रकार बंगाल और भारत में जो है वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता जो है स्थापित हो गई। बक्सर का युद्ध जो है निर्णायक लड़ाई माना जाता है अंग्रेजों की सत्ता को भारत में स्थापित करने की। अच्छा, प्लासी का युद्ध देखिए अब कब लड़ा गया है, आपसे तुरंत पूछ लिया गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757। तो यही है कि आपने अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया तो आगे के जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उन्हें खटाखट उत्तर देके आगे बढ़ जाएंगे। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया था? बताइए। तो कहाँ कर दिया था? तो ढाका से हटाकर इसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद कर दिया था। ठीक है, इसका नाम क्या है? मुर्शीद कुली खां से ध्यान रखिएगा। मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी हटा करके कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, चलिए। मुर्शीद औरंगजेब के पोते अजीमुस्तान से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी और मुर्शीद कुली खां को 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार जो है बनाया गया था। ये भी बात ध्यान रखना है। मुर्शीद कुली खां को 1717 में मुगल शासक जो फर्रुखसियर था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उसने बंगाल का इसे जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया है और यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में जो है वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हो गई थी। बंगाल का मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खां। ये सवाल भी बना है, पीसीएस की परीक्षा में बना है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु जो है किनके विरुद्ध परस्पर मतभेद मदद के लिए सहमत हुए? बताइए। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ जो शत्रु थे किनके विरुद्ध जो है परस्पर युद्ध में मदद करने के लिए सहमत हुए? तो किसके विरुद्ध? तो मराठों के विरुद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि कब करी थी? तो 1769 में करी थी और ये दोनों अपने जो उभयनिष्ठ शत्रु थे मराठों को के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए जो है सहमत हो गए थे। बड़ी अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये सब, पता नहीं कैसे। और ये दोनों जो है मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए जो है सहमत हो गए थे। आपको सिर्फ इतना तो ध्यान रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1767 से 69 के बीच चला था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली ने बहुत कड़ी टक्कर दिया था अंग्रेजों को और इसी के साथ जो है मद्रास की संधि यहाँ पर हुई थी। ठीक है, चलिए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, यानी कि उपनिवेश काल में भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल बने थे उनको आपको ध्यान रखना है। कौन सी व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था? बताइए। कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था को, यानी कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सी थी? और ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का अनुपालन करते हुए 1793 में स्थायी बंदोबस्त या इसे इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का एक अन्य नाम क्या है? इस्तमरारी व्यवस्था, जो है इसको 1793 में प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में जो है लागू किया गया था। इसमें जमींदार जो होता था भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जो है जन्मदाता भी माना जाता था। और स्थायी बंदोबस्त में जो मुख्य लोग होते थे, यानी कि जमींदार लोग होते, ये कर का निर्धारण करते थे और अपने मनमाने कर से जो है अपने लिए भी निकालते थे और जितना परसेंट जो है सरकार तय करती थी उसको उतना देते थे। उसके अलावा जितना बचता था सब रख लेते थे। बाकी जो है किसानों के लिए कोई जो है नहीं दिया जाता था। दया भाव पर ही निर्भर थे, जो दे देते थे वही में उनको गुजारा करना पड़ता था।
वर्ष 1793 बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई कौन सी व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त। अभी आपने देखा। सन 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक के यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया? तो कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो मुंबई से थाने के बीच था। मुंबई से कहाँ से? थाने के बीच था। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको? यह सवाल बन सकता है क्योंकि आप रेलवे का जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी समय भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को की गई थी और पहली बार मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था। वर्ष 1925 में बम्बई से जो है कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 में चलाई गई थी, बॉम्बे से कुर्ला के बीच में। ठीक है। और वर्ष 2019 में लखनऊ से दिल्ली के बीच जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को जो है शुरू किया गया था। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था को शुरू किया गया था? बताइए। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश हैं उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, इसलिए वर्तमान शब्द का इस्तेमाल किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था का जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? हाल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भू राजस्व का निर्धारण होता था प्रत्येक ग्राम या महाल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में जो है इसे लागू किया गया है। यह व्यवस्था जो है पूरे जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसमें 30% भूभाग पर यह लागू थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था का क्या मतलब है? जैसे स्थायी बंदोबस्त में क्या होते थे? जमींदार जो है जमींदार वसूलते थे, लेकिन रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार जो थी वो किसानों से जो है सीधा उनकी व्यवस्थाएं जुड़ी थी और वह किसानों से सीधा जो है टैक्स लेते थे, कर लेते थे। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था? गाँव का जो मुखिया होता था वह जो है करों को इकट्ठा करता था, जो भी अनाज वगैरह उसको इकट्ठा करता था और वह जो है गवर्नमेंट को देता था। यानी कि अंग्रेज़ों का जो है किसानों से सीधा संपर्क नहीं था, गांव के मुखिया के माध्यम से था। और जो किसान नहीं दे पाता था, जो मुखिया नहीं दे पाता था उनको जो है, तो उसकी ज़मीन क्या होती थी? नीलाम हो जाती थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में शुरू की गई। इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें रहेंगी, उनको मैं आपको बता दूंगा, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई? तो कर्नल रीड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभिक प्रयोग के बाद जो है मुनरो ने इसे 1820 में जो है संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया था। संपूर्ण मद्रास प्रांत में किसने लागू किया था? मुनरो ने लागू किया था। और इसे चलाने के लिए मुनरो ने को जो है मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था जो है 2825 ईस्वी में कहाँ पर लागू की गई है? बम्बई में लागू की गई है। अच्छा, बम्बई में लागू करने वाला जो व्यक्ति था, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है शायद। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। बम्बई में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसको लागू करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एल्फिंस्टन। क्या नाम था? एल्फिंस्टन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एल्फिंस्टन। एक सेकेंड फिर से लिख देता हूँ, एल्फिंस्टन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। किसने लागू किया था बम्बई में? तो ये एल्फिंस्टन ने लागू किया था। और इस व्यवस्था में कंपनी तथा रैयतों यानी कि किसानों के बीच सीधा समझौता था और राजस्व का निर्माण लगान वसूली के लिए किसी जमींदार या किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं थी। यानी इसमें जो अंग्रेजी सरकार होती थी और किसान डायरेक्ट आपस में बातचीत करते थे और जो उनसे होता था वो एक दूसरे को अपना समझ बूझ के कर दे देते थे। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जा। आपसे सवाल सीधा सा बन सकता है, किसानों को भूमि का वास्तविक किस भू राजस्व व्यवस्था में माना जा सकता था? तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में माना जाता था। और तथा लगान जो न चुकाने की स्थिति में भूमि क्या होती थी? वो जब्त हो जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? तो ये कहाँ पर और कहाँ शुरू की गई? बीच में रिक्त स्थान दे देते हैं। देखिए ये कहाँ पर? बम्बई और मद्रास में लागू हुई। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है बम्बई और मद्रास में लागू हुई। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की और इसके अनुसार राजस्व एकत्रित करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए जो है दिया गया था? बताइए किस व्यवस्था में था?
तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो है यह व्यवस्था को जो है लागू किया था, इजारेदारी प्रथा को। ठीक है, इसमें जो है 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि के ठेके पर दे दी जाती थी, भूमि जो थी वो ठेके पर दे दी जाती थी। चलिए, शिक्षा का विकास भारत में किस तरीके से हुआ। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज की शुरुआत करी है, तो संस्कृत कॉलेज की। संस्कृत कॉलेज की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखिएगा जोनाथन डंकन के द्वारा। और कहाँ पर की गई, तो ये बनारस में की गई थी। ठीक है, किस सन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। वुड के डिस्पैच के नाम से किसे जाना जाता था, 1854 का जो शिक्षा का घोषणा पत्र था उसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। शिक्षा का घोषणा पत्र था ये। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, हेलो हेलो, तो इसे जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने भारत की जो भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में अपना वुड का जो सुझाव पत्र भेजा था जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता था। बार बार वही लिखा जा रहा है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, बताइए। भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो ये बनाया था 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी माध्यम में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बना दिया गया था। ठीक है, चलिए। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था, एक ही सवाल को अलग भाषा शैली के साथ कब बनाया था, तो ये 1835 में बनाया था। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से जो सवाल पूछे गए ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो ये केसरी अखबार जो है शुरू किया गया था। और तिलक जो है ये प्रखर राष्ट्रवादी और गर्मपंथी आंदोलन के नेता मतलब आंदोलनकारी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक समाचार पत्र और साहित्यकार के रूप में जो है अपनी ख्याति जो है प्रसिद्ध करी थी। केसरी जो थी ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र जो केसरी था ये किस भाषा में था, मराठी भाषा में था। और मराठा भी इनका एक समाचार पत्र है, ये अंग्रेजी भाषा में था। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मराठा जो है मराठी में था और केसरी जो है अंग्रेजी में था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, केसरी किस में था, मराठी में था, और मराठा किस में था, तो अंग्रेजी में था। ठीक है, अच्छा, इनका प्रकाशन कहाँ से होता था, पुणे से होता था। ठीक है, इनके संस्थापक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी, बताइए। मराठी समाचार पत्र जो केसरी था इसकी स्थापना किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था 29 जनवरी 1780 ईस्वी में। ठीक है, 29 जनवरी 1780 ईस्वी में शुरू किया था। और पहला जो समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। ठीक, द बंगाल गजट था। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो कलकत्ता से होता था। ध्यान रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 से द बंगाल गजट जिसका नाम था, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, कलकत्ता से। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, बताइए। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ पर जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, तो कोलकाता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। यहीं से द बंगाल गजट का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। और किस सन में इसका जो है नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, बताइए।
किस सन में इसका नाम बदला गया था? तो 1861 में इसका नाम जो है बदल दिया गया था। द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स पहले ये कब प्रकाशित होता था? ये 1838 में प्रकाशन होना इसका शुरू हुआ, लेकिन 1861 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए, इसके तत्कालीन संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। 1857 के विद्रोह से भी अब कुछ सवाल आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, 1857 के विद्रोह से बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़े बनाने की कोशिश करते हैं। सवालों में कुछ नहीं रहता, लेकिन सवालों की भाषा ऐसी बना देते हैं कि बच्चों को आता हुआ सवाल भी जो है वो गलत कर दें उनसे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश के परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखिया और किसानों को जो है लामबंद किया था? बताइए, तो किसने की था? शाहमल ने। 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के जो मुखिया और किसान थे उनको जो है एकत्रित किया था, लड़ने के लिए तैयार किया था। किस पर जो है 1857 के विद्रोह के जो विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए आरोप का मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां उनका जो है निधन 1862 में हो गया था। देखिए, आगे की सारी चीज़ें गायब कर दे हैं, बाकी उनकी विशेषताओं को सारा जो है सवाल में ही शामिल कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में 3 सवालों के उत्तर अपने सवालों में ही दे दिया है इन्होंने। तो किसके बारे में बात की जा रही है? तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में। बहादुर शाह जफ़र जो हैं, इन पर 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व करने के आरोप में जो है इनको मुकदमा चलाया गया था इन पर, और इनको बाद में जो है रंगून भेज दिया गया था, जहां पर इनका निधन कब हो गया था? 1862 ईस्वी में। ठीक है। किस सन में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट आपको जैसे ही कवर होंगे तो आगे के सवाल आप फिर आसानी से कर पाएंगे। जैसे 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ? तो 10 मई 1857 को हुआ है, मेरठ से हुआ है। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ है और इस दिन रविवार का दिन था। ठीक है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत का में जो है 1857 का विद्रोह हुआ है। बहुत बार पूछा गया सवाल है। इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को जो है विघटित कर दिया गया, क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। और 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कब किया विद्रोहियों ने? तो 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया है और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया है। इसके पश्चात यह विद्रोह अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में पूरी तरीके से फैल गया और फिर विद्रोह जो है बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया, जिसने अंग्रेजों के जो है हौसले पस्त कर दिए। इसीलिए इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या बहुत ही बड़ा विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष कब हुआ था? बताइए, फिर वही सवाल, कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। अब यहाँ से आपको जितने भी सवाल आएंगे मेन आप सवाल जल्दी जल्दी कर पाएंगे। किस सन में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला करके रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता था। फिर से वही सवाल रिपीट, तो ये कब हुआ था? 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है कब शहीद हुई? बताइए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये शहीद हुई है 19 नवंबर 1835 को। यहाँ पर कोई भी विकल्प दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 19 नवंबर 1858 को जो, माफ़ कीजिएगा, ये इनके बारे में थोड़ा सा जो है मुझसे मिस्टेक हो गई। हाँ, इनकी मृत्यु 19 नवंबर नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को जो है
रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर कोई भी विकल्प दिया नहीं गया सही। लेकिन अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1835 को हुआ था, काशी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गया था। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अंततः 18 जून 1858 में जो है ग्वालियर के निकट कोटा के समीप जो है जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो गई। और इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार पूछा गया है ये, इनकी मृत्यु पर यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा है, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया, किसके द्वारा कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? तो ह्यूरोज के द्वारा कहा गया है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके कोई विकल्प जो शामिल नहीं किए गए थे विकल्पों में सही विकल्प, तो इसकी वजह से आरआरबी ने इसके प्रश्न को क्या कर दिया है? उत्तर को निरस्त कर दिया, इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? तो ध्यान रखिएगा, कब शहीद हुई? तो अभी आपको हमने बताया 18 जून 1858 को शहीद हुई। अब चलिए किसान विद्रोह और किसान आंदोलनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। बंगाल में जो है किसकी खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ? बताइए, बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह हुआ? तो नील की खेती के लिए। यह नील की खेती जो है बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराने के किराए जाने के जो विरोध में 1859-60 में जो है विद्रोह कर दिया है। और नील उत्पादक किसानों को जो एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागान मालिक जो होते थे उनसे करारनामा लिखवा लेते थे और बाजार के भाव से कम दाम पर जो है उनसे नील की खेती करवाते थे, उनसे नील जो है खरीदते थे। इसी प्रथा को क्या कहा जाता था? ददनी प्रथा कहा जाता था। यानी कि पहले ही आप करार करवा लें कि आप नील हमें ही बेचोगे, हम जितना कहेंगे उतना ही उत्पादन करोगे, किसी और को नील नहीं बेचोगे, और हम जो दाम तय करेंगे उसी दाम पर आपको बेचना पड़ेगा। ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हानिकारक होता था। यानी कि हानिकारक का मतलब उनके खेत जो है तो बंदर हो जाते थे, उपजाऊ नहीं रह जाते थे और उनको जो है उचित दाम भी नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से किसानों ने जो है विद्रोह कर दिया था। अच्छा, ये जो नील आंदोलन था, ये जो नील 1859-60 का जो नील आंदोलन था, इसको किस में जो है अच्छे से निरूपित किया गया है? किस पत्रिका में? तो नील दर्पण में, नील दर्पण में, ठीक है। नील दर्पण में इसका जो है बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। चलिए, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती कराने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई? देखिए, अगला सवाल वही पूछ लिया गया, मैंने आपको जो बताया है। 1858 से 59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित नील दर्पण में जो है बांग्ला का एक प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 में हुआ था और इस पुस्तक में बंगाल के जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका जो शोषण था और उन पर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में यहाँ पर जो है बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी इस नील दर्पण में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई थी, आपको पता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। आनंद मठ पुस्तक का संबंध भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया जाए आनंद मठ जो है उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है इसमें किस पर आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1770 से 1800 तक चला था। 30 सालों तक एक लंबा विद्रोह चला था सन्यासियों का। जनजाति और अन्य जो प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो कब किया था? तो ये 1846 में किया था। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? 1848 हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं 1846 में उड़ीसा के खोंड समुदाय ने चक्र विसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया और यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक लगाने और नए करों के विरोध के स्वरूप किया गया था। यानी कि जो खोंड समुदाय थे उड़ीसा के,
उनकी एक प्रथा थी कि वो नर बलि की जो प्रथा करते थे और नए करों को जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, इसके विरोध में उन्होंने 1846 में जो है विद्रोह कर दिया था। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया और इस विद्रोह की समाप्ति जो है कब हुई? 1857 में इस विद्रोह की समाप्ति हुई। लेकिन यहीं से भारत का एक विशाल विद्रोह जो है तुरंत खड़ा उठा, 1857 का विद्रोह। बताइए किसके द्वारा कौन जो है त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें जो है सार्वजनिक फांसी दी गई? बताइए कौन है जिन्होंने त्रावणकोर के जो दीवान माना जाता था इन्हें, और 1808 में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था वेलुथम्पी। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था 1808 ईस्वी में, और वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी को जो है ब्रिटिश विद्रोह कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा नहीं आपके लिए ज़रूरी है। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? तो किससे जुड़े थे? त्रावणकोर से जुड़े थे। वेलुथम्पी दल जो है किस भारतीय रियासत से जुड़े थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो त्रावणकोर से जुड़े थे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित सवाल। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी के आदर्शों और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को जो है पोषित किया था? बताइए युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी के क्रांति के जो आदर्श थे और ब्रिटेन के जो उदारवादी सोच थी उसको जो है पोषित किया है, यानी कि आगे बढ़ाने का काम किया है? तो कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन आपको करना है। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित जो संगठन थे उनके बारे में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जो सही है? तो कौन सा है? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, और बाकी अन्य जो हैं। ज्योतिबा फूले का संबंध किससे है? सत्यशोधक समाज से। एनी बेसेंट का है थियोसोफिकल सोसाइटी से। महादेव गोविंद जो है ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है। और दादा भाई नौरोजी जो हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से संबंधित हैं। सॉरी दोस्तों, काफ़ी देर से चीज़ें कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 1896 महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे? तो कहाँ पर किया था? तो वो किया था पुणे में। तो ध्यान रखिएगा 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पुणे में एक आश्रम की स्थापना की थी, और क्योंकि वो विश्वास करते थे कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है। 2022 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सवाल जितने भी सारे पूछे गए हैं तो आप देख लीजिए किस प्रकार के जो है सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करी थी। चलिए, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको नहीं भूलना है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जो था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन करना। और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी। आर्य समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। ठीक है। यह भी एक ईश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन को जो है बढ़ावा देते थे, और इनका एक जो है आर्य समाज में शुद्धि के लिए एक आंदोलन चलाया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था।
और इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? शैक्षिक, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता में के द्वारा जो है सामाजिक सुधार किया जाए। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो ज्योतिबा फूले ने। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था 1873 ईस्वी में कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है समाज सुधारक के संबंध में गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1875 में। चलिए, आत्मीय सभा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में इन्होंने धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार के लिए जो है इसको बनाया था। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? 1852 में, ध्यान रखिएगा, महिला सेवा मंडल की शुरुआत कब हुई? 1852 में हुई। अच्छा, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था सावित्रीबाई फूले के द्वारा। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले, जो महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना करी थी। और 1854 में काव्य फूले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविताओं का जो है संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया। 1873 में उन्होंने जो है पहला सत्यशोधक विवाह का समर्थन किया। पहला सत्यशोधक विवाह का समर्थन जो है इनके द्वारा किया गया था। कब? 1873 में। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई, इसकी स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? बॉम्बे में। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से जो है की गई थी 1867 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। चलिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? तो 1784 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। किस सन में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? किस सन में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो अभी हमने आपको बताया था 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। 1829 में इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। 1815 में आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने किया था। यूपीएससी में पूछा गया था ये सवाल। ये पंडित रमाबाई का जो जन्म है 23 अप्रैल 1858 को कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत की बहुत विदुषी महिला थी। इन्हें, यानी कि संस्कृत में इन्हें बहुत ज़्यादा पारंगत हासिल थी। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। शारदा सदन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पंडित रमाबाई के द्वारा की गई है। और 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद से भी सम्मानित किया गया था। कैसर ए हिंद से किसे और सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था पंडित रमाबाई को। गांधी जी को भी कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने जो है इसको त्याग दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? अभी हमने आपको बताया था, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। मद्रास में, एक सेकेंड, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन ने मद्रास गए और वहाँ के लोगों को जो है वेद समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी। तो 1864 में मद्रास के एक तरुण युवक श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की जो है स्थापना करी थी, ठीक है। इनका नाम क्या है? श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी तथा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। दक्षिण भारत का वेद समाज किसे कहा है? तो वेद समाज को कहा है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
तो बताइए कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। थियोसॉफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या और ईसाई धर्म की नेस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है इसे। इस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 17 नवंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। आपसे पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875, आपने टिक मार दिया। लेकिन आपसे पूछा जाए किसने किया था? तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है। सन 1882 में इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है मद्रास के अडयार में कर दिया गया था। इसकी अध्यक्ष जो है इसकी भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। किस सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी? तो कब किया था? 1897 में। ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने किया था? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। अच्छा, रामकृष्ण जो थे वो विवेकानंद के गुरु थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद, जिनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है किसे कहा गया है? तो विवेकानंद को कहा गया है। किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने जो है उपनिषदों और वेदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है? किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? तो राजा राम मोहन राय ने। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो किस मिशन के? आर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, मोरबी जिले में 12 फरवरी 1824 को। ठीक है। बाकी चीज़ें आपने सारी देखी ही हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश एक रचना है, संस्कृत में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी जो थे हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? तो लाहौर में हुई थी 1886 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे हंसराज के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिसको मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? बताइए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 में। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर के विरुद्ध जो है समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए आंदोलन को जो है बल दिया। ठीक है। इसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किया। ठीक है। और इसके नियम नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पर? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इसके संस्थापक एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में ही दिसंबर के महीने में और व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। ठीक है, याद हो गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? अभी आपने देखा कब हुआ है, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर को। देखिए, आपको सारी चीज़ें हमने बता दी है पहले ही। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जो सवाल पूछे गए हैं, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो ये हुई थी 1905 में। और उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, ध्यान रखिएगा। और 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है।
इसके विरोध में पूरे बंगाल में भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल को विभाजित करने की जो योजना पब्लिकली करी, तो इसके विरोध में जो है पूरे बंगाल में भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया और 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल का जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, जो उसमें बंगाल विभाजन के समय पे, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई थी जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है चालू करने की बात की गई थी। इसमें जो क्रांतिकारी थे वो अपने स्वदेश की वस्तुओं, अपने भारत में निर्मित वस्तुओं का जो है उपयोग करने के लिए बल दे रहे थे और ब्रिटिश वस्तुओं का जो है बहिष्कार कर रहे थे। इसी में गांधी जी द्वारा कि जो कपड़े, विदेशी कपड़े हैं, उनको भी जलाए जाने की बात की गई, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मामले में गांधी जी की आलोचना की थी। ये भी सवाल पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, किसके द्वारा गांधी जी की आलोचना की गई थी ये जो है स्वदेशी आंदोलन के समय कपड़ा जलाने के लिए गांधी जी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन जो है कब से प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ है। इस दिन को पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष किस वर्ष में हुआ था, तो पहला विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के अधिकारी जो थे उन्होंने क्या बताया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें प्रशासनिक ढांचा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम विभाजित कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति ये थी कि यहाँ जो क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी थे इसी क्षेत्र में थे और इनकी एकजुटता सरकार के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ पैदा कर रही थी। इसकी वजह से उनको जो है विभाजित करने का यह प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो कौन थे? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। कब? 1905 में। और वाराणसी में यह स्थित है। भारत माता का जो मंदिर है उद्घाटन किया गया है 1936 में। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, भारत माता का एक मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है और 1936 में महात्मा गांधी ने जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी सवाल पूछा गया है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी जो है नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किसकी है? तो तैयब मेहता की रचना है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जो है कृति है। चलिए, दिल्ली दरबार से संबंधित जो सवाल उनको देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान राजधानी को कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब लाया गया? बताइए। भारत में जो अंग्रेजी शासन की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, बदलकर दिल्ली कब लाया गया है? तो ये कब लाया गया है? तो बताइए। ये 1911 में लाया गया था। हाँ, ये देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे जो है दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी उसको रद्द कर दिया था। यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में जो है अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। कब? 1 अप्रैल 1912 को। होम रूल आंदोलन के सवाल। भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग के जो है संगठन की घोषणा की, लेकिन इनके जो है दक्षिण भारत में थे एनी बेसेंट के ज़्यादातर। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई। यहाँ पर एनी बेसेंट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1916 में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में दो व्यक्तियों ने, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाद में जो है इन्होंने किया था। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो सवाल थे। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? बताइए। अब
इस सवाल को तो गलत कर ही नहीं सकते। देखिए 2022 में शिफ्ट सेकंड में सवाल पूछा गया था। बताइए 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार लिया था? तो थे चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, वर्तमान में इसे जो है आज़ाद पार्क भी कहा जाता है। वहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए आज भी जाते हैं। चलिए ये कौन सा सवाल था? हाँ, जब आज़ाद ने गोली मार लिया था तो उस समय जो है खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर साजिश मामले में उनकी भूमिका के लिए मात्र 18 वर्ष की आयु में जो है उन्हें फांसी दे दी गई। देखिए हम भगत सिंह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि उन्हें 23 वर्ष की उम्र में जो है फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनसे भी पहले खुदीराम बोस को जो है देखिए फांसी दे दी गई थी 1818 वर्ष की उम्र में। तो भारत के क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान जिस तरीके से दिया है हम उन्हें याद रखना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? बताइए इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी? तो कौन थे? तो वो भगत सिंह थे। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसके महान युवा जो विचारक थे वो क्रांतिकारी भगत सिंह थे। लाला लाजपत राय को 1921 से लाला लाजपत राय जो है 1921 से किससे जुड़े थे, किस मिशन से जुड़े थे? तो किससे जुड़े थे? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। किससे जुड़े थे? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े थे, जिसे लोक समाज के सेवक कहा जाता है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1973 में ज्योतिबा फूले ने कहाँ पर किया था? पुणे में किया था। ये चीज़ देखिए, एक ही सवाल बार बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चीज़ें ऐसा रिवाइज हो जाएंगी, फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा इन पर जो लाठीचार्ज किया गया था उसके कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित जो एक पार्टी थी उसके पहले अध्यक्ष थे। कौन सी पार्टी थी? तो वो गदर पार्टी थी। इसका जो है गठन कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाखना जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और यह गदर नामक एक समाचार पत्र भी निकालता था, जिसकी वजह से इसे जो है गदर पार्टी नाम दे दिया गया। चलिए हमारा अगला सवाल, रॉलेट एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके बारे में ध्यान लिखते हैं। रॉलेट एक्ट कब का है? तो 1919 में पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और यह एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है इसे पारित किया गया था, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को अधिकार दिया गया था। यानी रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं सरकार के खिलाफ, उनमें जो है बिना पूछे जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी भी समय तक जो है उन्हें बंदी बनाया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को क्या कहा जाता था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है इसको कानून कहा जाता था। और भारतीयों को इसमें जो है अपने हथियार रखने का भी अधिकार नहीं था। जहां दो चार लोगों को देखते थे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल देते थे, कि उन्हें लग रहा था कि भारत के जो लोग हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो गांधी जी ने भी इसका जो है बहुत तेज गति से विरोध किया था। चलिए, ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया और इस अधिनियम के में जो है बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई? देखिए अभी हमने आपको जो चीज़ डिस्कस किया सेम वही चीज़ है। 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए जलियांवाला बाग कांड से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? जलियांवाला जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, उसकी घटना की जांच के लिए कौन से आयोग की गठन किया गया था? तो हंटर आयोग को गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग को। ठीक है, हंटर आयोग का गठन एक प्रकार से 1882 में भी हुआ था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। 1882 में जो है
प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के लिए भी जो है, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी हंटर आयोग को जो है गठित किया गया था। ये चीज़ आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के हंटर आयोग का गठन किया गया था और भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग कांड नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ है? देखिए बार बार वही सवाल, 1919 में घटित हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो सवाल थे, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जो है शुरू किया गया? बताइए, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जो है आयोजन किया गया है? तो किया गया है 1919 से लेकर के 1922 में, ठीक है। 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग दो जन आंदोलन को जो आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के जो खलीफा पद को जो है पुनः स्थापित करना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसके पद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था और 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन के रूप में जो है देखा गया था। इसके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो चौरी चौरा अपने उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्यवाही के जवाब में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर 4 फरवरी दिया है गया, ये है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। कब? 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी, चौरा चौरी। कहाँ पर? संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश इसका नाम हो गया है। और ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर जिले में। स्वराज पार्टी से संबंधित जो सवाल है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको क्लास जो है देखना जो है हो सके, ज़्यादा आपका समय ना लगे। महात्मा गांधी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्ग के उत्थान के लिए कब हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी थी? बताइए, हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1932 में की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? छुआछूत का उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का भी प्रकाशन शुरू किया। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर? तो चंपारण, आपने मूवी भी देखा होगा, अभी एक आई थी, तो ये कहाँ पर है? बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। एक पश्चिमी चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण। उस समय जो है चंपारण हुआ करता था खाली। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील आंदोलन की शुरुआत की शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार राज्य में अवस्थित है। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। गांधी जी का यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद गांधी जी ने खेड़ा में 1918 में प्रथम असहयोग आंदोलन को जो शुरू किया था, और अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन को जो है शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को जो है जारी किया था। यानी कि भूख हड़ताल पर गए थे गांधी जी पहली बार। कब? तो मिल मजदूर आंदोलन में। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश के एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध जो है शुरू किया गया था? तो कौन सा था? तो वो था दांडी यात्रा। यहाँ पर 1930 में गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जो है क्या किया था? नमक बना करके जो है नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज सरकार जो है नमक पर भी जो है कर लगा करके भारतीयों को जो है प्रताड़ित करती थी, और इसी के लिए जो है गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, ये नवसारी जिला में पड़ता है, और अपने 78 विश्वस्त जो स्वयंसेवक थे उनके साथ 24 दिन की यात्रा की थी। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है यह इनकी यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को जो है ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ने का कार्य किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है
कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा है, तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, दांडी नामक स्थान पर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया, किसके साथ बताइए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था, किसके साथ शुरू किया था, तो कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च हो जाएगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। और नमक कानून वाले के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, वही नमक कानून तोड़ने के लिए जो पूरा विद्रोह था वो था। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो फिर से वही सवाल, 1930। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव की सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल सेंट्रल पूना में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान कर दिया था। यानी कि पहले जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें कम्युनल जो अवार्ड था, यानी कि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, तो दलितों को भी उसमें जो है अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था और वापस छोड़ करके वो चले आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को। और जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है आमरण अनशन चालू कर दिया है। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हो गया, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को यह हुआ था, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था, बताइए तो कौन सी है, तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक होनी चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन मैंने मारा, हाँ ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है बनाया गया है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस ने कब बनाया था, तो 1939 में बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जो है एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते थे और चित्तरंजन दास को जो है राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। किस सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, तो कब किया था, 1943 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता था, बताइए। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ पर ग्वालियर टैंक के मैदान में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए याद किया जाता था, तो किसे, तो अरुणा आसफ अली को, ठीक है, किसे, अरुणा आसफ अली को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो अरुणा आसफ अली थी उनको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक में मैदान में जो है झंडा फहराने के लिए याद किया जाता था, क्योंकि इन्हें 1997 मरणोपरांत जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ग्वालियर टैंक में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। यहाँ पर नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ आपको, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसी रात को जो है ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1942 में शुरू किया गया था। यहाँ पर 9 अगस्त दिया गया है, यानी कि 8 अगस्त को बैठक हुई है और रात को ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। तो मुख्य आंदोलन जो है 9 अगस्त से शुरू इसमें दिया गया है, लेकिन उसकी शुरुआत तो 8 तारीख से ही हो गई थी, 8 अगस्त से ही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा
दिए गए नारे कौन से थे? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है इसको देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो भाई 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वींस के नाम पर जो है शासित किया गया? तो किसमें? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारे चीज़ें थी उनको जो है समाप्त कर दिया गया है शासन को, और सीधा शासन किसके हाथों में चला गया है? तो महारानी के हाथों में चला गया है, ब्रिटिश क्वीन के हाथों में चला गया है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो अधिकार करने और भारत पर शासन करने का जो सीधा नियंत्रण था उसके लिए प्रेरित किया था। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो है 1858 से के अधिनियम से ब्रिटिश का जो राज्य सचिव था भारत पर नियंत्रण किया जिसने, और 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से, जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए। भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है जिसमें कई सारे सुधार शामिल थे, और यह किस रिपोर्ट में सुधार के लिए जो है पारित हुआ था? तो बताइए, तो कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। डी होना चाहिए, डी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये भारत शासन अधिनियम जो है 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा है? तो किसको कहा है? तो कहा है भारत शासन अधिनियम 1935 को। वर्तमान में भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद जो है सीधे कॉपी करके बना दिए गए हैं, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही राज्यों में द्वैध शासन को जो है समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को जो है पारित किया गया था। 1858 में स्थापित भारत सचिव की जो परिषद थी उसको भी जो यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया 1935 में। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया गया था? तो किसमें दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1853 में। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार किस अधिनियम के तहत शुरू की गई है? तो 1892 के अधिनियम के तहत। इसमें सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई थी। भारत के मुख्य सामाजिक जो वर्ग होते थे उनका प्रतिनिधित्व इसमें जो है सुनिश्चित किया गया था, यानी कि जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनको जो है पढ़े लिखे लोगों को जो है ये मुहैया करवाया गया था। तो चुनाव। ब्रिटिश भारत में मॉर्लेमेंटो सुधार किस वर्ष आयोजित किया गया था? मॉर्लेमेंटो सुधार कब का है? तो 1909 का है, और इसी में जो है मुस्लिम लोगों को अलग से जो है निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। और 1919 का कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? फिर से वही सवाल, 1918 में इसमें ऑप्शन दिया गया है, जबकि ये होना क्या चाहिए? 1919। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को एक ब्रिटेन की जो कॉमन सभा थी उसमें एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कहा गया था, और 1918 में यह जो है प्रकाशित हुई।
और इस तिलक ने इस घोषणा पत्र को क्या दिया, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तिलक ने इस घोषणा पत्र को क्या कहा, सूर्यविहीन उषा काल, यानी कि सूर्यविहीन उषा काल। उषा काल कहा जा रहा है कि नया सवेरा हो रहा है, लेकिन सूर्य के बिना, बिना किसी सूरज की रोशनी के, बिना किसी तेज के जो है सवेरा होने की बात की जा रही, उससे कल्पना की गई है इसकी। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी। ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1835 को कहाँ पर, बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा अस्पताल भी था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था भारत में 1828 से 33 तक था। ठीक है, और इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? सती प्रथा की समाप्ति के लिए काम किया है, ठगी प्रथा को समाप्त किया है, नरबली प्रथा को रोका है, और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था और अंग्रेजों का भारत के प्रशासन की जो सरकारी भाषा बनी, और इसी अधिनियम के तहत यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत अंग्रेजी जो है भारत में प्रशासन की जो है सरकारी भाषा बनाई गई। तो इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है शुरू की गई थी, बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसे कहा जाता है? व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। व्यपगत की सिद्धांत किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का है, जिसे राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति को जो है नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, गोद निषेध नीति क्या होती थी? जैसे उस राजा के या जो है उस राजा की संपत्ति को जो है ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में ले लेती थी, जिसके कोई संतान नहीं होती थी, या गोद कोई व्यक्ति या बच्चे को जब कोई गोद लेते थे तो उसको ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देती थी और उसकी संपत्ति को जो है वो हड़प लेते थे। इसीलिए राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति को जो है कहा जाता था इसे। और लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इनमें से कौन भारत का अंतिम वायसराय था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में नई अंग्रेजी सरकार ने माउंटबेटन को 20 फरवरी 1947 को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया था, और माउंटबेटन ने 1948 को भारत को एक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य करने का जो है अवसर मिला है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, कौन से वायसराय थे जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति जो है तैयार किया? तो किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से कब तक थे? तो ये 1856 तक थे, 1856 तक थे। निम्न में से कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को जो है किसने लागू किया है? तो लॉर्ड डलहौजी। रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ पर जो है एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया? तो कहाँ पर? तो बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में। चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1856 से लेकर के 1862 तक था। तो ये भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके पहले 1848 से 1856 तक जो है 1855 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। सहायक संधि जो है भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि जो है पेश किया गया था। और इसी के तहत हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में और अवध को जो है 1801 में जो है सहायक संधि के तहत जो है ब्रिटिश प्रांतों में जो है मिला लिया गया था। इंदौर के होलकरों ने, ध्यान रखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या है? भारत की जो नई राजधानी दिल्ली बनी थी 1931 में, इसका उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे।
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या था? 1786 से 1793 था। इन्होंने ही स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था और इन्हें भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। और जबकि लॉर्ड इरविन जो है, इनका कार्यकाल 1926 से 1931 का था और इस समय 1928 में इनके समय में ही जो है साइमन कमीशन भारत आया था और 13 मार्च 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। और लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 से 1805 के इसके पास था और सहायक संधि प्रणाली को लागू करने तथा कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वो तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुई थी। किसने सन 1793 भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत करी है? तो किसने करा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बाकी चीज़ें आपने इनके बारे में पढ़ ही रखा है। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर मदरसा की स्थापना करी? बताइए। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर मदरसा की स्थापना करी? तो कहाँ पर? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। देखिए, एक ही सवाल एक ही एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में किस तरह से पूछा जा रहा है, तो सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको जो है इन्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कथन और नारा या उपाधियां जो दी गई हैं, इनसे भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? लौह पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें वर्तमान भारत के भौगोलिक स्वरूप का निर्माता भी माना जाता है। वर्तमान भारत के भौगोलिक स्वरूप का निर्माता किसे माना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और सरदार की उपाधि इन्हें महिलाओं ने दिया था जब 1928 में दोस्तों ये बारदौली सत्याग्रह कर रहे थे। बारदौली सत्याग्रह जब चल रहा था उस समय महिलाओं ने जो है इन्हें यह उपाधि दी थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कब यह उपाधि मिली थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान 1928 में महिलाओं के द्वारा इन्हें यह दिया गया था। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप में पंजाब का केसरी के रूप में जाना जाता है? पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय के रूप में जाना जाता है और ये गरम दल के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी इन्हें कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल में जो प्रमुख इमारतें बनी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। 1971 में भारत और किसके बीच युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जो है जलती है। अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट के पास जलाई जाती है और कुछ युद्ध के जो शहीद हुए जवान हैं उनकी याद में है। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो 1971 में हुआ था। दरअसल ये 1971 में भारत और बांग्लादेश के था, क्योंकि उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इसलिए उसको शब्द दिया गया। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करवाने का प्रस्ताव जो है कहाँ पर है? बताइए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कराने का प्रस्ताव कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया है। यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में जो है बनाया गया है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित। चलिए, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देश में 562 देशी रियासतों को एकीकृत करके जो है भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को जाता है? तो किसको जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें जो है सरदार वल्लभ की उपाधि भी जो है प्रदान की गई है महिलाओं के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को मिली है। भारत की जो आज़ादी है 15 अगस्त 1947 को मिली है, लेकिन गोवा राज्य अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। देश की आज़ादी के 14 वर्ष बाद लगभग 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है भारत में शामिल हुआ है।
इसी कारण 19 दिसंबर के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। अच्छा, गोवा को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों से मुक्त करवाने के लिए। आधुनिक भारत में जो विविध के सवाल हैं इसको हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर हमारा ये जो है सेशन कंप्लीट हो जाएगा। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। इनमें से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? इतना लंबा स्टेटमेंट बना देते हैं ऊपर कि बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे ही भूल जाए कि दरअसल सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो कौन सा है वो, कौन सा नहीं? श्रीरामपुर कॉलेज जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, जबकि बाकियों में जो है महात्मा गांधी का थोड़ा बहुत योगदान था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। इसी समय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में अवस्थित है, काशी विद्यापीठ जो बनारस में स्थित है, गुजरात विद्यापीठ गुजरात में स्थित है। इनका जो है स्थापना हुई थी। और असहयोग आंदोलन जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात जो है समाप्त हो गया था। ये देखिए यहाँ पर 5 फरवरी सही लिखा है, एक जगह 4 फरवरी लिखा था जहाँ मैंने आपको करेक्ट किया था, है ना। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद में उन्होंने जो है किसे सौंप दिया है? एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया है? तो मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, चलिए 1898 में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा, बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया है। फिर उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसको पुनर्स्थापित किया है। ठीक है, यह एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन था, इसी विश्वविद्यालय के मैदान में जो है आयोजित किया गया था। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी मैदान में आयोजित किया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है वो घटनाएं कौन सी हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास में सही रूप से सुमेलित नहीं हैं। बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910। ये कहाँ से हो जाएगा? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तीनों जो हैं ये सही हैं, 1910 नहीं होगा, यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को या 9 अगस्त 1942 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से ये जो है लागू हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब किया गया था? तो 1930 को किया गया था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। 1911 में कहाँ पर किंग्स जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय करने की भी घोषणा की गई थी। तो कहाँ पर? तो ये दिल्ली में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये वाला सवाल। इसमें से कौन से 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? आपको बताना है 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी उसके संस्थापकों में से एक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन डिफिनेटिव राइटिंग की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का जो है विषय है? बहुत खतरनाक सवाल पूछते हैं भैया। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की जो पहली कृति है हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का एक विषय बनी हुई है? तो हिंद स्वराज किसकी है? तो हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है, और इसे उन्होंने 1909 में जो है लिखा था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँवों में रहता था और कृषि से जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका जो है प्राप्त करता था? बताइए। तो लगभग 85% आबादी भारत की जो है उस समय गाँव में रहती थी। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्षों पूर्व जो है मौजूदा किस राज्य में की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। इसीलिए गुजरात में जो है स्वामी नारायण के मंदिर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? कलकत्ता हत्याकांड के रूप में किसे जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस को
कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस दिन जो है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ जो है सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा भीषण दंगा और नरसंहार किया गया था, इसीलिए इसे कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कौन से जो वर्ष हैं और उस समय जो घटनाएं हुई थी उनका सही सुमेलन कौन सा है? तो सीधा देखते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, वापस ले लिया था। चलिए अगला सवाल। बाकी 1930 में अंबेडकर जी ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो है संगठित किया था, एक संगठन बनाया था दलितों के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने बनाया था? तो अंबेडकर जी ने बनाया था। 1919 में जनरल डायर की जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था, इसमें गोलियां चलवाई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में चीज़ें कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय न लगे चीज़ों को रिवाइज करने में, क्योंकि ऑलरेडी 1.25 घंटे के आसपास की वीडियो जा चुकी है। तो जो है कहाँ पर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? बताइए किस जगह पर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है। 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला को भारत में जो है ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। और स्वतंत्र पार्टी की जो है भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1959 ईस्वी में की गई थी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के द्वारा। चलिए, किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की जो है शुरुआत मानी जाती है? किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से जो है भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय जो युद्ध है किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक है। और यह 1337 से 1453 तक जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह लड़ा गया था। दोस्तों ये 100 वर्षीय युद्ध है, मैंने सप्तवर्षीय पढ़ा है क्योंकि एक सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था विश्व के इतिहास में, तो इसलिए शायद मुझसे वो निकल गया है, स्लिप ऑफ टंग हो गई है। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1337 से 1453 के बीच। ठीक है। इसमें फ्रांस की जो है विजय हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है कब हुई थी? तो ये 1773 में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण कौन था? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना थी और इस घटना के नायक जो थे सैमुअल एडम्स थे। 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन पर जो है करयुक्त चाय के जो 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया तो उपनिवेशों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की जो 342 पेटियां थी बोस्टन हार्बर में जो है फेंक करके नष्ट कर दिया। यह घटना अमेरिका के इतिहास में की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विश्व इतिहास की चीज़ें जो है चालू हो गई हैं थोड़ा थोड़ा। तो किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा जो है शासित किया जाता है? तो किसको? चाइना को। चाइना में क्या है? तो माओवादी दलों के जो संगठन के द्वारा इसको जो है निर्देशित किया जाता है। वह क्रांतिकारी नेता कौन है जिन्होंने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया? तो किसने किया? फिदेल कास्त्रो। ये विश्व इतिहास से थोड़ा सा संबंधित है, इंटरनेशनल का जो आधुनिक इतिहास है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। यह किसका प्रसिद्ध भाषण है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का प्रसिद्ध भाषण है। ठीक है। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों के बीच एक चीन था और दूसरा देश कौन सा था? तो दूसरा देश ब्रिटेन था। ठीक है। अफीम का युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? चलिए देख के बताता हूँ। आयरन चांसलर जो है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है
अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले विस्मार्क जो है जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर बने थे। विस्मार्क को कहा जाता है दोस्तों, विस्मार्क जो है विश्व इतिहास में बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। युद्ध लड़ने की इनकी जो कला थी, स्ट्रेटजी थी, वो बहुत अद्भुत थी। इन्हें ऑटो वन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक और शक्तिशाली जो शासन की कूटनीति थी उन्हें आयरन चांसलर का एक उपनाम प्रदान करवाती है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1815 में लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पर? यह बेल्जियम के वाटरलू में यह जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था और अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था, इनके बीच जो है लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। आपको यह ध्यान रखना है। कब? 18 जून 1815 को। किसके द्वारा जो है 1509 ईस्वी में द्वीप पर जो है विजय प्राप्त की गई है? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1509 में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई है। और पुर्तगालियों में ध्यान रखिएगा 1502 में गोवा को भी जो है जीता गया था 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से। चलिए, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक था। इसे ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, जो कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को जो है गुजरात में और मिस्र और तुर्की को जो है पराजित करके द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? कौन सा देश है गणतंत्र नहीं है? चाइना है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो है उभरा हुआ देश है। विश्व इतिहास यहाँ पर से शुरू हो गया है। इनको भी अब 4-6 सवाल इनको कहो तो ख़त्म ही कर लेते हैं। अब इतना क्या सोचना इतना। निम्न में से किस देश ने फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट का सामना किया है? तो किसने किया है? म्यांमार ने। चलिए, यहाँ पर दोस्तों हमने आधुनिक भारत के इतिहास के सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, जो आपके लिए जहाँ ज़रूरी एक्सप्लेनेशन था वहाँ तक मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है। काफ़ी लगातार जो है सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, हमारा प्रयास पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट ज़रूर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना है, जिससे कि जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए आप उनसे जो है वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। और रिवाइज करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और अभी आपको जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईमानदारी से अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है।